बात डॉक्टर साहब ने पूछी थी, जी का मान यही क्यों है? ये एक साइंस की बहुत बड़ी समस्या है, एक चुनौती है। जितने भी कांस्टेंट हैं उनका वही मान क्यों है? ये विशाल है, मेरे पीछे पड़े रहते हैं, प्लांक कांस्टेंट यही क्यों है? ये कौन, इस पर विचार कीजिए। मैं मानता हूं इस पर काम होना चाहिए, लेकिन मैं निरुक्त में लगा, इस पर काम करने के लिए निरुक्त छोड़ना पड़ेगा, वो मैं अभी नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता, कल बताऊंगा। अगर निरुक्त का काम छोड़ दिया तो वेद को बचाने का जो हमारा सपना है वो अधूरा रह जाएगा। वेद विज्ञान आलोक इसका आधार है वेद को बचाने का, लेकिन फाउंडेशन के ऊपर जो पहली नींव ईंट रखी जाएगी वो निरुक्त के द्वारा ही रखी जाएगी। और वर्तमान में जो भी निरुक्त के भाष्य हैं, जितने भी निरुक्त के इस भूतल पर विद्वान हैं, उनमें से कोई भी विद्वान यह नहीं कह सकता कि कोई भी भाष्य वेद के गौरव को बढ़ाने या बचाने वाला है। बढ़ाने वाला तो नहीं, बचाने वाला भी है, ऐसा भी कोई नहीं कह सकता। तो वैसे भाष्य मुझे पता चला 25 भाष्य हैं, 7 मेरे पास भी हैं। निरुक्त, जब भी हम बात करते हैं निरुक्त के आधार पर ऋषि दयानंद ने काम किया, और उसके भाष्य इस प्रकार के हैं इस धरती पर वर्तमान में, तो फिर वेद कैसे बचेगा? इसलिए मैं निरुक्त के भाष्य को पूरा करना किसी भी स्थिति में चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि अब तक जैसा किया है कि हमारे निरुक्त के भाष्य के बाद और वेद विज्ञान आलोक के रहते, इन 2 ग्रंथों के रहते, दुनिया की कोई ताकत वेद का विरोध नहीं कर सकती, वेद पर आक्षेप नहीं कर सकती। और विज्ञान के वो रहस्य आएंगे जो अद्भुत होंगे। अभी विशाल जी से सुने असुर तत्व, क्या कभी साइंस सोचा 11 प्रकार का डार्क मैटर डार्क एनर्जी होता है? डॉक्टर साहब तो प्रोफेसर है, इनके और संदीप जी की बहुत बात, घंटे घंटे बात होती रहती है। संदीप जी कहते हैं, डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि निरुक्त मन छोड़ना, बाकी काम बाद में करें। खैर मैं कुछ चर्चा करता हूं, लोग हमसे, कौन से लोग प्रश्न करते हैं जिनकी बहुत ज्यादा योग्यता नहीं होती। आज मैं सबसे बड़ी चुनौती का अनुभव कर रहा हूं, वो चुनौती है अनीश्वरवाद, वामपंथ। और ऐसे वामपंथी लोग ही प्रश्न ये उठाते हैं कि आपकी थ्योरी में कोई प्रयोग नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई मैथ नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई। ये उनके प्रश्न मुख्यतः होते हैं। मैं उनसे इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जहां भी वो सुन रहे हैं, क्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने कोई टेक्नोलॉजी बनाई? क्या रिचर्ड पी फाइनमैन ने कोई टेक्नोलॉजी बनाई? क्या मैक्स प्लैंक ने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया? क्या न्यूटन ने कुछ बनाया? क्या श्रोडिंगर ने कोई बनाया? नहीं बनाया। लेकिन ये दुनिया के आधुनिक भौतिकी के वे उस स्तर के वैज्ञानिक माने जाते हैं जिनका समता वर्तमान में किसी से नहीं की जा सकती। और नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची भी अगर देखें तो देख करके बताएं कि उन नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से कितनों ने टेक्नोलॉजी बनाई। वे सभी के सभी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी वाला नहीं है। तो टेक्नोलॉजी बात तो यहां खारिज होती है। अब कहते हैं आपने कोई प्रयोग किया? हां, अभी तक तो नहीं किया।
पहले तो एक बात बताऊं, प्रयोग मैं करूं, ऑब्जर्वेशन मैं करूं अथवा किसी ने किया उसको बताऊं, दोनों में अंतर तो है। लेकिन जिसका बताऊं वो प्रामाणिक है तो बात माननी है। एक युवक मुझे उदयपुर में मिला, वो कहने लगा मैं प्रत्यक्ष ही मानूंगा। एमएससी था डॉक्टर साहब गणित से। मैं आपकी बात कोई नहीं मानूंगा, प्रत्यक्ष देखता हूं, अनुभव करता हूं, सही मानता हूं। मैंने कहा ये दावा करते हो क्या? क्या मेरा दावा है? मैंने कहा पृथ्वी गोल है या चपटी? गोल है। मैं तुमने प्रत्यक्ष किया कि किसी ने किया उसका बता रहे हो? क्या साइंटिस्टों ने किया? मैं साइंटिस्टों ने किया है, तुम्हारा प्रत्यक्ष तो नहीं है, उनके लिए हो सकता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, क्या तुमने स्वयं इसको जाना? मैं जो तुम बता रहे हो साइंटिस्ट ने किया, ये शब्द प्रमाण है वैदिक भाषा में, ये प्रत्यक्ष प्रमाण की कोटि में नहीं आता। दूध पीते हो, इतना कैल्शियम होता है, इतना विटामिन ए होता है, इतना प्रोटीन होता है, इतना फैट होता है, क्या कभी लैब में टेस्ट किया? फिर भी पीते हो। मैं संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जो फिजिसिस्ट हैं, केमिस्ट्री के हैं, बॉटनी के हैं, वे जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई प्रत्यक्ष नहीं मांगता, डॉक्टर कहता वैसे ही चलते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी अनिवार्य नहीं है। तब आप कैसे करते हैं? आप ये सोचते हैं डॉक्टर ने प्रत्यक्ष किया है, ये प्रामाणिक, जो यहां क्लिनिक में बैठा है ये प्रामाणिक व्यक्ति है, इसलिए इसकी बात आंख बंद करके माननी है। जैसे गाड़ी में बैठने पर ड्राइवर पर पूरा विश्वास किया जाता है, वैसे ही डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर का पूरा विश्वास किया जाता है। कब किया जाता है? जब उस डॉक्टर पर श्रद्धा होगी। शराबी ड्राइवर आ जाएगा तो उस पर श्रद्धा नहीं होगी, इसको हटा दोगे कि तू गाड़ी यहीं रोक दे। जैसे आपको वैज्ञानिकों पर श्रद्धा है, वैसे मुझे अपने ऋषियों पर श्रद्धा है और गर्व भी है। जो बात मैंने प्रत्यक्ष की, वो बात उन्होंने समाधि में प्रत्यक्ष की थी। आप कहेंगे कैसे मान लें? मैं पूछूंगा आप कैसे मानते हो वैज्ञानिकों का प्रत्यक्ष? ऐत्रेय ब्राह्मण को जब मैंने भाष्य किया इसका, तो बहुतों को विश्वास नहीं होगा। उसको पढ़ेंगे आप वेद विज्ञान आलोक को, तो ऐसा लगेगा कि जैसे महर्षि ऐत्रेय महिदा साक्षात देख रहे हैं, सूर्य को बनता हुआ देख रहे हैं। और ये अनुभूति मुझे भी हुई जब कभी किसी शास्त्र से मुझे शब्दों के अर्थ नहीं आए, तो मुझे अंदर से ऐसा लगता कि 3-4 दिन पूरी कोशिश करता, अंदर से ऐसा अनुभव होता कि अब ये बिना ध्यान के इसका अर्थ आएगा ही नहीं। ऐसा कुछ शरीर में एक प्रतिक्रिया जैसी होती, इसको मैं नहीं बता सकता, वो अनुभव का विषय है। तो फिर मैं कमरा बंद कर लेता था, फोन अलग रख के, पानी रखवा के, कमरे खिड़की बंद करके मैंने जब उनके अर्थ निकाले तो मुझे स्वयं कई बार अनुभव हुआ कि जैसे मैं सूर्य के केंद्र में होने वाले नाभिकीय संलयन को देख रहा हूं, उसमें कैसे कैसे रश्मियां काम कर रही हैं, मैं उसे देख रहा हूं मन की आंखों से। तो ऋषि तो बहुत बड़े थे, मैं उनके प्रत्यक्ष को कैसे नकार दूं? अब रही बात प्रेक्षण की, इसमें प्रेक्षण भी आ गया। अब मैं पूछूंगा प्रयोग की बात। ब्लैक होल किसी ने देखा क्या? ब्लैक होल दिखता नहीं है, अनुमान होता है, क्योंकि वहां ब्लैक ब्लैक अनुभव होता है, कोई दिखता नहीं है। वहां ब्लैक होल है, उसके चारों ओर कुछ लोग घूम रहे हैं, तो लगता है यहां को बहुत बड़ी बॉडी है जिसमें बहुत बड़ा मास है, लेकिन ब्लैक होल दिखता नहीं। फिर भी क्यों मान रहे? अनुमान प्रमाण, तर्क। क्या किसी ने आज तक इलेक्ट्रॉन देखा? फिर भी क्यों मान रहे? अनुमान प्रमाण।
क्या किसी ने आज तक फोटोन को देखा? देखा भी नहीं जा सकता। फिर क्यों मान रहे? अनुमान प्रमाण। फोटोन के कार्य दिख रहे हैं, फोटोन नहीं दिखता। इलेक्ट्रॉन के कार्य दिखते, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता। तो आप हमसे क्यों कह रहे हो कि देखो? आप क्या आपने देखा? आपने क्या क्या देखा? बीएचयू में राष्ट्रीय सेमिनार था, नाम नहीं लूंगा किसी वैज्ञानिक का, क्योंकि सब वैज्ञानिक मेरे लिए मित्र के समान है, चाहे वो मुझे शत्रु माने या कुछ भी माने। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, वो बहुत परिश्रम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे भारत के। मैंने पूछा, इन्होंने बताया विशाल कि इनसे प्रश्न बाहर करें। सार्वजनिक करने से मैं भी बचता हूं। वक्ता से सार्वजनिक प्रश्न में बहुत कम करता हूं। किसी पर प्रश्न नहीं आए तो मेरा ऐसा स्वभाव रहा कि मैंने अपने अध्यापक को कभी अपमानित देखना नहीं चाहा। जब मुझे अनुभव हुआ कि इस प्रश्न का उत्तर मेरा अध्यापक नहीं दे सकता तो मैंने नहीं पूछा। तो वो बाहर निकले, हमने उनसे पूछा स्ट्रिंग की लंबाई प्लांक लेंथ 10⁻⁻⁻35 मानी जाती है मीटर। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई मानते हैं 0। भवानी सिंह जी पधारिए मंच पर। आप हमारे मानव संरक्षक हैं। इधर आज यहां साइंस के बहुत सारे छात्र भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, यहां और भी होंगे। चौड़ाई 0, इसका क्या अर्थ है? लंबाई तो है -35, कमरे की लंबाई 20 मीटर, लेकिन चौड़ाई 0, इसका मतलब कमरा नहीं है। 0 लंबाई, चौड़ाई 0 और लंबाई भले ही कितनी है, आयतन तो 0 ही हो गया ना। जिसका 0 आयतन, इसका मतलब वो है ही नहीं। उनसे कोई नहीं कहता। वहां बीएचयू में फिजिक्स के एचओडी ने वो स्ट्रिंग थ्योरी पर विश्वास नहीं करते थे। फोन पर कहा, उन्होंने कहा स्वामी जी कोई प्रैक्टिकल करे दिखाना पड़ेगा, कोई कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा स्ट्रिंग थ्योरी वालों ने कोई प्रैक्टिकल किया? कोई प्रयोग हुआ? कि वो तो उनका गैंग है, वो थ्योरी है ही नहीं। मैंने कहा बिग बैंग का और भी बड़ा गैंग है। स्ट्रिंग थ्योरी वालों का आप गैंग बता रहे हैं, तो बिग बैंग वालों का और भी बड़ा गैंग है। चुप हो गए। फिर वहां क्या तमाशा हुआ वो कल बताएंगे। तो वो प्रयोग नहीं कर पाए तो भी वैज्ञानिक हैं। हम प्रयोग नहीं कर पाए तो हम कल्पनाओं में जीने वाले रूढ़िवादी हैं। क्या इसी को साइंस कहते हैं? आप बताइए, फोर्स और फील्ड, दुनिया फोर्स के बिना नहीं बन सकती। फोर्स एक ऐसा गुण है पदार्थ का जो सृष्टि उत्पत्ति के लिए सबसे पहले आवश्यक है। लेकिन आज तक कोई भी ये न बता सका कि फोर्स होता क्या है, कैसे काम करता है। और फील्ड पार्टिकल की बात करते हैं, उसको कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल। मैंने एक साइंटिस्ट से पूछा वर्चुअल का अर्थ बताइएगा, कि बस काल्पनिक में, काल्पनिक तो होता ही नहीं है। फिर काल्पनिक पार्टिकल की क्रिया होगी तो वो भी काल्पनिक ही होगी। काल्पनिक लड्डू से पेट भरना, इसका मतलब पेट भरेगा नहीं। कल्पना से लड्डू खाते रहिए, पेट नहीं भरेगा। तो कल्पना के लड्डू से हमारा क्यों पेट भरवाया जा रहा है? आप कह दो कि जो जिसको वो वर्चुअल कहते हैं, मैं उन वैज्ञानिकों को इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि आपने वो पार्टिकल देखा अथवा नहीं देखा, देख पाएंगे अथवा नहीं देख पाएंगे वो बात अलग है, लेकिन मैं कहता हूं कि वो पार्टिकल है और वास्तविक है। और वो कैसे बनता है ये भी हम बताते हैं। इन्होंने बताया था ग्रेविटॉन का कैसे बनता है।
ये डिटेल मैंने कहा बहुत समय हो गया था इसका, ये तो बहुत बड़ा विषय है। तो जिसको आप वर्चुअल स्वयं काल्पनिक मानते हो, उसके आधार पर पूरी महल खड़ा कर देते हो फोर्स का, और फिर भी हमसे कहते हो कि आपकी ये वैदिक विज्ञान काल्पनिक है। आप तो अपने मुंह से काल्पनिक कह रहे हो। अब दूसरी बात, रही बात देखने की, तो देखने जिसको देख सकते हैं वो देखने की क्षमता देखने के साधनों पर निर्भर करती है। इस दीवार की ऊंचाई वर्नियर कैलिपर से नहीं नापी जा सकती, और एक एटम का व्यास भी वर्नियर कैलिपर से नहीं नापा जा सकता। कल्पना करें यहां हमारे पास फीता नहीं हो और फिर हम कहें इसकी दीवार की ऊंचाई कितनी है, तो कह नहीं हमारे पास फीता नहीं है, इसकी कोई ऊंचाई नहीं है। ये तो कह सकते हैं कि इसकी ऊंचाई हम नहीं नाप सकते। अगर कोई अनुमान से बताता है कि इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, कि नहीं तुम गलत हो, तुम्हारा साइंस नहीं है। तो हमारा साइंस नहीं है और आपके पास साइंस है नहीं, हम जिसको बता रहे हैं उसे आप साइंस मानते नहीं हो, और आपके पास जो है वो साइंस है नहीं, क्योंकि आपका फीता नहीं। देखने के साधन जितने सूक्ष्म होते जाएंगे उतनी ही हमारा जहां देखने की क्षमता बढ़ती जाएगी। न्यूटन ने सेव गिरते देखा, उससे पहले का ग्रेविटेशन फोर्स नहीं था। बाल की मोटाई को नापने के साधन नहीं, इसका मतलब उसकी मोटा वो सूक्ष्म नहीं है क्या? तो जो साइंस साधनों पर इतना निर्भर हो कि उससे आगे कुछ भी सोचने के लिए तैयार नहीं है, वो साइंस कई क्षेत्रों में कूप मंडूक हो जाता है। मैं ये नहीं कहता प्रयोग नहीं होने चाहिए, मैं ये नहीं कहता टेक्नोलॉजी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन जहां प्रयोग नहीं होते हैं वहां प्रयोग मस्तिष्क में हुआ करते हैं, बुद्धि से हुआ करते हैं, विचारों से हुआ करते हैं, सुतर्क से हुआ करते हैं, ऊहा से हुआ करते हैं। इसलिए भगवान व्यास के निरुक्त में लिखा है, ऊहा को ब्रह्म कहा है, तर्क को ऋषि कहा है। अगर किसी प्रयोग में, किसी ऑब्जर्वेशन में तर्क नहीं है और ऑब्जर्वेशन सही है, तो ऑब्जर्वेशन गलत परिणाम ला सकता है। एक उदाहरण देता हूं, मृग मरीचिका, हिरण को रेत में पानी दिखता है, ऑब्जर्वेशन उसका सही है, उसके लिए सही है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। उस रेत का समुंदर पानी का समुद्र दिखता है, पेड़ों की परछाई हिलती हुई भी दिखती है। हाँ, गर्मी में दिख रहा होगा, डामर पानी जैसा गीला सा, आगे जाएंगे तो वो पानी भी आगे भागता जाता है। ऑब्जर्वेशन हो रहा है लेकिन वो गलत है, आंखों को धोखा हो रहा है। अगर उस ऑब्जर्वेशन के पीछे आपने तर्क से नहीं सोचा तो आपको ऑब्जर्वेशन धोखा दे सकता है। जब ग्रेविटेशनल वेव की खोज पर अमेरिका के 3 साइंटिस्टों को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की हुई, तो मैंने उनको यही लिखा कि आपके ऑब्जर्वेशन सही है, मैं उस पर प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन आप जो निष्कर्ष निकालते हैं उस पर मेरे ये 9 प्रश्न हैं। इसी प्रकार रेड शिफ्ट के द्वारा स्पेस एक्सपेंड होता है, यह कहा जाता है। यहां भी उनके ऑब्जर्वेशन वास्तविकता को धोखा देते हैं।
रेड शिफ्ट के बहुत कारण है, हमने वेद विज्ञान में आलोक में दिए भी हैं और यहां बताने का समय नहीं। तो तर्क ऊहा, अच्छा एक बात बताएं, क्या बिना तर्क ऊहा के साइंस चलता है क्या? वो कहते तर्क नहीं मानेंगे, ऑब्जर्वेशन चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। न्यूटन ने जब सेब को नीचे गिरते देखा था तो उसने कोई प्रयोग किया था? ऑब्जर्वेशन तो किया था, पर ऑब्जर्वेशन के बाद क्या उसने मन में तर्क नहीं किया था कि नीचे क्यों गिरा? जो तर्क नहीं कर सकता वो साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। और जब ऑब्जर्वेशन के आगे हमारी तर्क की आंखें बंद हो जाती हैं, हमें ऑब्जर्वेशन पर, अपने प्रयोगों पर इतना अधिक विश्वास हो जाता है कि हम तर्क नहीं करना चाहते, वहां साइंस गलत दिशा में भटक जाता है। विश्वास प्रैक्टिकल विश्वसनीय है, प्रेक्षण विश्वसनीय है, मैथ विश्वसनीय, लेकिन अति विश्वसनीय नहीं। एक बार मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कई बार गया, ये हमारे पदम सिंह जी ट्रस्टी ये भी साथ थे। गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, एक साइंटिस्ट मेरे पास आए और उन्होंने कहा स्वामी जी आपको मैं मैथ का एक चमत्कार बताता हूँ, आपके पास कागज है? मैं लीजिए कागज। इक्वेशन लिखते रहे, लिखते गए, पूरा पेज भर के इक्वल टू 1, ईश्वर एक है और दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, ये इक्वेशन निकाल दिया। न प्रकृति है न जीवात्मा, ईश्वर एक है, ये इक्वल टू 1 ये बता रहा है कि ये एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अच्छा, और ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो मैंने, वो मेरे काफ़ी डिस्कस पहले कर चुके थे, मुझे अच्छी तरह जानते भी थे, मैं भी उन्हें जानता था। तो मैंने हंस के केवल एक बात कही, डॉक्टर साहब इसी के लिए, मतलब आप जो मैथ लाए हैं इसी के लिए फाइन मैंने एक बात कही है कि मैथमेटिक्स के लिए ही अच्छा है, लेकिन संसार कॉम्प्लेक्स है, वो मैथमेटिक्स के सहारे नहीं जाना जा सकता। वो लज्जित तो हुए, पर मुझे ऐसा कहना आवश्यक था उस समय, क्योंकि वो अद्वैतवाद सिद्ध कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कोई तर्क नहीं किया। तो तर्क नहीं होगा तो हमारा मैथ भी फेल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। डार्क मैटर की जो उन्होंने बात कही, डार्क मैटर को न कोई भी देखा गया, न उस पर कोई प्रयोग हुआ, फिर भी माना जा रहा है। अरबों खरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। अच्छा, कॉस्मोलॉजी, इस पे कौन सा प्रयोग हुआ? बिग बैंग पर कौन सा प्रयोग हुआ? जो बिग बैंग पर प्रयोग करने की कोशिश हुई, सर्न में हिग्स बोसोन की खोज का दावा किया गया। आप जानते हैं हिग्स बोसोन 1961 में कल्पना की थी पीटर हिग्स ने। 61 साल बाद खोजने का दावा हुआ। भारतीय टीम में भी 70 सदस्य थे। मैं भी मुंबई में एक साइंटिस्ट से मिला, हमारे मित्र हैं, नहीं बताएंगे नाम, बहुत सीनियर। उनसे मैंने कहा कि हिग्स का कारण नहीं, मास का कारण हिग्स फील्ड है, हिग्स बोसोन है, तो हिग्स बोसोन का भी कोई कारण है क्या? पीटर हिग्स के मन में ये बात आई कि किसी का मास कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का नहीं भी होता है। इसका अर्थ कोई ऐसा सार्वभौम फील्ड होना चाहिए, सार्वत्रिक फील्ड होना चाहिए, जिसके इंटरेक्शन से पार्टिकल्स में मास आ जाता है। मैंने कहा मैं इसी शैली में दूसरी बात कहता हूं, किसी में चार्ज होता है, किसी में नेगेटिव होता है, किसी में पॉजिटिव होता है, किसी में कम होता है, किसी में अधिक होता है, किसी में नहीं भी होता है। मैं फिर ये कल्पना करूं कि कोई ऐसा फील्ड होना चाहिए जिसके कारण पार्टिकल्स में चार्ज आता है, तो आप क्या कहेंगे? जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वैसे चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो चार्ज के लिए फील्ड की कल्पना करें, फिर खोजें।
उसने कल्पना की, सारी दुनिया पीछे लग गई। जैसे उन्होंने कल्पना की पीटर हिग्स साहब ने, वैसी तो सैकड़ों कल्पनाएं हमारे वेद विज्ञान आलोक में हैं। और हमने बता भी दिया है कि मास क्या होता है और क्यों होता है। अब मैं थोड़ा वैदिक पर आता हूं, लंबा विषय हो जाएगा। महर्षि दयानंद ने जो साइंस की परिभाषा चैम्बर डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड में वो देखी, वो यही है, प्रैक्टिकल से, प्रयोगों, ऑब्जर्वेशन से जो दिखाई दे, मतलब अनुभव हो, जाना जाए जिन नियमों को, तो वो साइंस कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। लेकिन महर्षि दयानंद क्या कहते हैं? विज्ञान उसको कहते हैं ऋग्वेद भाष्य भूमिका में, जो कर्म, उपासना, ज्ञान, इन तीनों से यथावत उपयोग लेना और परमेश्वर से लेकर तृण पर्यंत पदार्थों के साक्षात बोध का होना, उनसे यथावत, हाँ, पर, और इसमें संस्कृत में लेके प्रकृति से लेके 3 बातें कहीं, ज्ञान और कर्म और उपासना, 3 से सृष्टि को जानना। पहले जानो, फिर उनका उपयोग करो और सर्वहित में उपयोग करो। विद्वान की परिभाषा में उन्होंने कहा है, जो स्वयं अपना उपकार करे, दूसरों का भी उपकार करे। जो विज्ञान सर्वहित के लिए नहीं होता, वो विज्ञान नहीं है। आज देखें तो कहीं विज्ञान दिखता ही नहीं है, इस कसौटी पे विज्ञान है ही नहीं। अगर आप सर्वहितकारी, आपका विज्ञान नहीं है, तो विज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। इसके पीछे भी हमारा तर्क, आप कहेंगे ऋषि जान ने हम जान लिया, तो क्या विज्ञान नहीं है? अगर उसका हम सर्वहित नहीं हो, हाँ बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? वो अधूरा विज्ञान है। जो विज्ञान जड़ के साथ चेतन को जान लेगा, ईश्वर को जान लेगा, नहीं तो मान लेगा। जानना उसका लैब का विषय नहीं है, मस्तिष्क से जानेगा, बुद्धि से जानेगा, मन से जानेगा, समाधि से जानेगा। जान करके उसका चेतन को जानेगा कि मेरे जैसे सभी जीव चेतन हैं, उनमें मेरे जैसा आत्मा है। इस विज्ञान को जाना तो सबका हित करेगा ही। और इस विज्ञान को अगर ये सोचा कि मैं भी चेतन नहीं हूं, ये भी चेतन नहीं है, सभी रोबोट हैं, तो वो किसी का हित नहीं करेगा। और आज यही हो रहा है। इसका मतलब आज का विज्ञान अधूरा है, चेतन को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, विचार भी नहीं करता। वो बहुत सारी कल्पना तो करता है, पैरेलल यूनिवर्स, मिरर यूनिवर्स, बबल यूनिवर्स, टाइम ट्रेवल, इनकी कल्पना तो करता है, जिसका कोई सिर पैर नहीं। वो कहता है कि मेरे आपके बीच में भी ये कोई ब्रह्मांड हो सकता है, उसको पैरेलल यूनिवर्स, मेरे आपके बीच में कोई ब्रह्मांड हो सकता है, अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं, और अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग नियम भी होते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी तो मानती है 10⁵500 ब्रह्मांड हैं। हॉकिंग ने लिखा द ग्रांड डिजाइन में, स्टीफन हॉकिंग। और ब्रह्मांड क्या है उनका भी नियम बता दिया कि एक ब्रह्मांड के नियम दूसरे ब्रह्मांड के नियम से भिन्न है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि किसी ब्रह्मांड में फोटोन 10 किलोग्राम का भी हो सकता है। यहां तो मासलेस मानते, कुछ भी हो सकता है। न्यूक्लियर स्ट्रांग फोर्स जो है ग्रेविटेशन से बहुत कम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये कल्पनाएं तो विज्ञान है, लेकिन हर लॉजिक से, हर प्रकार के विचारण से चेतना की सिद्धि होती हो, तो चेतना का नाम आते ही कि ये साइंस नहीं। रश्मियों की बात
तो भी उन्होंने सुनी नहीं, मैंने ही सुनाई है सबसे पहले, वैदिक रश्मि थ्योरी। तो इस पर भी अभी कोई बहुत कमेंट नहीं मिलते, लेकिन कुछ आलोचक वीडियो बनाते रहते हैं, उनकी कोई योग्यता भी नहीं है। वो क्या कहते हैं, रैंडम सिलेक्शन। क्या नाम है, रैंडम सिलेक्शन। एक बड़ा प्रचलित शब्द उन्होंने पकड़ लिया है, रटा रटा है हर बात में, रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन कि भी कहाँ होता कहाँ नहीं होता, ये वो भी रैंडम कौन तय करता है कि यहाँ रैंडम सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। रसोई में बैठ जाओ, रैंडम सिलेक्शन से रोटी नहीं बनेगी, लेकिन ब्रह्मांड बन जाएगा। ये देखिए बुद्धि। इस वायु में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सभी वे पदार्थ हैं जिससे भोजन बन सकता है, लेकिन कभी रैंडमली भोजन बन के आया नहीं हमारे सामने वायुमंडल में, करोड़ों साल हो गए। क्यों जी? कहीं कभी भी रैंडमली शुगर के मॉलिक्यूल बने नहीं, कहीं रैंडमली प्रोटीन बना नहीं, बनते देखा नहीं, आज तक नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कहते रैंडम बन गया। तो रैंडम का तो संदीप जी ने डॉक्टर भूप सिंह जी को उद्धृत करके बता दिया कि रैंडमली बनने में तो रैंडम बनेगा तो कभी बनेगा ही नहीं, वो तो साइंस है। लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप सारी सृष्टि को प्रकृति से लेकर के बतला रहा है, वो साइंस नहीं है। इसका परिणाम क्या हो रहा है, साइंस बेलगाम होके भाग रहा है, बेलगाम। और इसकी कुछ चर्चा बाद में करेंगे। और बेलगाम साइंस बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा है, और सारा पर्यावरण, सारा तंत्र क्षत विक्षत हो गया है। सुख सुविधाएं दी, लेकिन जितने भी सुख सुविधा संपन्न देश हैं उनमें ही सबसे ज्यादा दुखी पाए जाते हैं, आत्महत्या करने वाले होते हैं, छोटे छोटे बच्चे गोलियां चला के मार देते हैं। अमेरिका में देखिए, ये बहुत गलत धारणा बना ली कि जो जितनी एनर्जी का उपभोग करेगा वो उतना ही बड़ा विकसित देश माना जाएगा। जो हमारा आदर्श था, जो जितना बड़ा त्यागी होगा वो उतना ही बड़ा आदमी होगा, आज उल्टा जो जितना बड़ा भोगी होगा वो उतना ही बड़ा आदमी होगा। यह है आधुनिक साइंस की देन। तो जब विज्ञान सर्वहित से हट जाएगा, एक राजा सर्वहित से हट जाए, एक सामान्य व्यक्ति सर्वहित से हट जाएगा तो कम हानि होगी। एक व्यक्ति सर्वहित से हट जाएगा तो उसके अंदर सर्वहित करने की भावना समाप्त हो जाए तो बहुत ज्यादा हानि नहीं होगी। आप में से 10-20 हमारी 100-200 की भी अगर भावना हो जाए कि स्वार्थी बने, सर्वहित नहीं करना, किसी का नहीं सोचना, तो बहुत हानि नहीं होगी, लेकिन फिर भी होगी। लेकिन अगर राजा सर्वहित से हट जाए तो राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। और विद्वान साइंटिस्ट सर्वहित से हट जाएगा तो भूमंडल का नाश हो जाएगा। और आज भूमंडल ना विनाश के कगार पर है। स्टीफन हॉकिंग कहते कहते मर गए कि 100 साल में धरती रहने योग्य नहीं होगी, किसी दूसरी गैलेक्सी पर ढूंढो जगह। जिनको अपने घर में रहना नहीं आता, जिन्होंने अपने घर को आग लगाई हो, वो ये सोचे घर जलने वाला है, चलो पड़ोसी के घर में चले जाओ, क्या वहां आग नहीं लगाएगा क्या? जिसको अपने घर में रहना नहीं आता उसको घर में रहना भी नहीं चाहिए। इसलिए विज्ञान वही है, वैज्ञानिक वही है जो सृष्टि के रहस्यों को जाने। कोई पूछेगा कॉस्मोलॉजी क्यों जाने, उससे किसका भला होगा? सृष्टि क्यों बनी, इससे किसका भला होगा? सृष्टि कैसे काम करे, इससे किसका भला होगा? उसी से सबका भला होगा। जो सृष्टि को नहीं जानता वो परमात्मा को नहीं जान सकता, जो परमात्मा को नहीं जान सकता वो सबको समान दृष्टि से देख नहीं सकता है, काम क्रोध ईर्ष्या आदि से बच नहीं सकता है, राग द्वेष से बच नहीं सकता है,
तो कॉस्मोलॉजी हमें सिखाती है, वैदिक रश्मि थ्योरी हमें सिखाती है कि हम सबके शरीर वैदिक रश्मियों से बने हैं। हम जीव आत्मा उन रश्मियों के बंडल में पैक है, बंद हैं, और ये रश्मियां हमारे उपभोग के लिए हैं। जैसे मेरे अंदर रश्मियां हैं, वैसे विश्व के किसी भी मनुष्य नहीं, हर प्राणी में वही रश्मियां काम कर रही हैं। जैसे मेरे अंदर आत्मा है, वैसे आत्मा सभी जीवों के अंदर है। तब वो कहेगा कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब बराबर हैं और जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्म का पालन करेगा। और सारे आदर्श धरती से इसलिए विदा हो गए कि हमने इस कॉस्मोलॉजी के महत्व को समझा नहीं। जो कॉस्मोलॉजी हमें इतना भी नहीं सिखा सकती कि सृष्टि उस पदार्थ से बनी है जिस पदार्थ से हम सब बने हैं। सूर्य पृथ्वी आदि उस पदार्थ से बने जिससे हमारे शरीर भी बने हैं। तो हमारे सबके शरीर समान हैं, सबको जीने का अधिकार है। किसी को दुखी करने का अधिकार इस धरती पर नहीं है। और जब हम सोचेंगे, कॉस्मोलॉजी की गहराई में जाएंगे कि सृष्टि की हर प्रक्रिया के पीछे एक सर्वोच्च चेतना कार्य कर रही है, और हम ये देखेंगे कि जितने भी जीव जंतु घूमते नजर आ रहे हैं, इनमें भी हमारे जैसा आत्मा बसता है। तब हम वेद के शब्दों में कहेंगे ये संसार एक घोंसला है। और तुलना की है कि हम ऐसे रहें जैसे घोंसले में पक्षी रहते हैं। घोंसले में एक ही परिवार रहता है, दो नहीं रहते। परिवार, चिड़िया, नर और मादा और उसके बच्चे। कितनी सुंदर उपमा दी, दूसरा परिवार नहीं, अर्थात कोई दूसरा परिवार नहीं है, सब सर्वनिमंता परमात्मा का एक परिवार है। सारी पृथ्वी नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड, उसमें जो भी है वो परिवार जैसे हैं। ये भावना कॉस्मोलॉजी को पढ़ करके आएगी। अगर कॉस्मोलॉजी को पढ़ करके भावना नहीं आई, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ करके भावना नहीं आई, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी पढ़ करके भावना नहीं आई, मेडिकल साइंस पढ़ करके भावना नहीं आई, इसका अर्थ है कि आपका साइंस कहीं ना कहीं गड़बड़ है, पूरा नहीं जान पा रहे आप। इसलिए हम वैदिक रश्मि थ्योरी के द्वारा जो आपने बहुत जाना, बहुत किया, संसार को बहुत दिया, हम उसका सम्मान करते हैं, हम भी उसका उपभोग करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जानने के लिए कुछ शेष रहा नहीं। आप भी मानते हैं, वैज्ञानिक मानते हैं कि जानने के लिए बहुत शेष है। तो जो बताए कि इस रास्ते पर चलो, तो उसका उपयोग करके तो देखिए, ऋषियों को लौट के तो देखिए, वेदों को लौट के तो देखिए। अगर आपका आत्मा, आपका तर्क, आपकी बुद्धि इस बात से सहमत हो जाती है कि हाँ तार्किक रूप से ठीक है, तो प्रयोग करके भी देखिए। मैं प्रयोग कर लूं, सर्न में जो लैब है 30 देशों ने मिलकर के बनाई है। आवास मित्रा जी ने मुझे बताया, इतने वो लैब कोई एक देश बना नहीं सकता, इतनी बड़ी लैब है। बहुत सारे प्रयोग तो वेद विज्ञान अलौकिक उसमें हो सकते हैं, उससे छोटी लैब में प्रयोग ही नहीं हो सकते। और कुछ ऐसे हैं जो हो ही नहीं सकते, भविष्य में कभी देखो, कुछ ऐसे केवल मस्तिष्क में प्रयोग हो सकते हैं। तो यहां उसमें 30 देश ने लैब बनाई, और इस बोसोन को, कल्पित बोसोन को खोजने के लिए 70 देश लग गए। हमारे पास क्या है, किससे करेंगे? तो जो सृष्टि को नहीं जानेगा वह योगी नहीं बन सकता, और योगी है तो सृष्टि अवश्य जानेगा। और जो सृष्टि को नहीं जानेगा वो वैज्ञानिक, जो सृष्टि को जान करके उसका सर्वहित में उसका उपयोग नहीं करेगा उस ज्ञान का, तो वो वैज्ञानिक नहीं हो सकता। वैज्ञानिक और योगी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो सच्चा योगी है वही वैज्ञानिक बन सकता है, और जो वैज्ञानिक है वही सच्चा योगी बन सकता है।
इसलिए हमारे वैदिक विद्वान भी भटके हुए हैं और वैज्ञानिक भी भटके हुए हैं। मैं कबीर जी के शब्द में कहूंगा, अरे अरे इन दो राह न पाई। कबीर ने कभी हिंदू मुसलमानों के लिए कहा था कि अरे इन दो राह न पाई, दोनों भटक रहे हिंदू और मुसलमान। मैं साइंस और वेदों वालों, वैदिकों को दोनों को कहूंगा, अरे इन दो राह न पाई। वेद वाले वेद को नहीं समझे, साइंस वाले साइंस को नहीं समझे पूरी तरह। दोनों ही समझ रहे हैं पर पूरा नहीं समझे। दोनों ही हठी हैं, कोई कम नहीं हट में। ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट हठी होते हैं, वेद वाले और भी हठी होते हैं। कारण अधूरी विद्या हठी पैदा करती है, अधूरी विद्या हट पैदा करती है, विनम्रता कभी नहीं लाती। इसलिए आए हम ये समझने का प्रयास करें कि कोई तो ऐसा साइंस होगा जो सारी समस्याओं का हल करने में समर्थ होगा। हमारा दावा शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा विश्वास है कि वैदिक रश्मि संसार की सभी समस्याओं का, केवल भौतिक का नहीं है ये, केवल फिजिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, वैश्विक समस्याएं, सबका समाधान वैदिक रश्मि थ्योरी से संभव है। आपने मुझे बहुत देर सुना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।